हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत है। माई सेल्फ इज डॉक्टर मनोज अग्रवाल और जैसा कि आप जानते हैं आज हम टॉपिक करने वाले हैं बजट के ऊपर। और बजट में राजकोषीय घाटा और उसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव। तो पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में। आप जुड़े हैं मेरे साथ अनअकैडमी के इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पे एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो बाय द इंडियन बेस्ट एजुकेटर्स से आपको प्राप्त होंगे। यहाँ आप क्या प्राप्त करेंगे? यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा लेकर के। इसके अलावा लाइव टेस्ट्स और क्विजेज मिलेंगे जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। और एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका अनलिमिटेड एक्सेस होगा। और इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपके गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। मेरे बारे में जानकारी। माई सेल्फ इज डॉक्टर मनोज अग्रवाल। आई एम फैकल्टी ऑफ, ठीक है, माई फैकल्टी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड एथिक्स एंड ऑल्सो इकोनॉमी, and having 11 years plus teaching experience और interview faced and writer of many competitive books। और मेरा अनअकैडमी पे टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी @मनोज कुमार के नाम से। आप मुझसे जुड़ें। अनअकैडमी में आपको टॉप 100 एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपके करियर को नई दिशा प्रदान करेंगे, ठीक है। इसलिए आप अनअकैडमी से जुड़ के अपने भविष्य को सुरक्षित करें। और अनअकैडमी में आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में 15,000 प्लस आपको कोर्सेज यहाँ मिलेंगे। आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसमें आपको जनरल स्टडीज, ऑप्शनल पेपर, करंट अफेयर्स और इसके अलावा प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज, ये सभी प्रकार की चीजें आपको अनअकैडमी में प्रोवाइड कराई जाएंगी। हम दो प्रकार के कोर्सेज ऑफर करते हैं, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। तो प्लस में आपको क्या मिलेगा? अनअकैडमी प्लस में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, जिसमें आप मेरे प्रोमो कोड MANOJ मनोज 01 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट, जैसे हम मंथली 9,000 है तो यहाँ पे आपके 8,100 हो जाएगा, यहाँ पे 3,000 है, ठीक है। 3 मंथ है तो यहाँ पे 22,500 तो यहाँ पे 2050 हो जाएगा। तो आप 1 ईयर्स या 1 ईयर से ज़्यादा कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है। और सेकंड हमारा आइकॉनिक है। आइकॉनिक में है जैसे आपकी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में यहाँ पे पर्सनल कोच मिलेगा आपको, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस और स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक भी होगा। और जिसमें आप, ठीक है, मेरे प्रोमो कोड MANOJ मनोज 01 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक 1 ईयर का फीस 69,500 है तो आपको यहाँ 62,550 हो जाएगा। या 2 ईयर्स का 1,07,000 है तो यहाँ 96,300 हो जाएगा। और 3 ईयर्स का 141 है तो यहाँ पे 126,900 फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शनल पेपर है मेरा, ठीक है, 11:30, ठीक है, AM पर मेरी क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिंदी मीडियम में चलती है। आप मुझे ज्वाइन करें। अनअकैडमी आपके लिए एक नया इवेंट लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्पैक्ट, जिसमें आप जुड़ेंगे। यूपीएससी का एक तरह से बैटल है। और आपका 6 दिसंबर, जैसे 20 दिसंबर में अभी हुआ था लेकर के, यानी आप एवरी 15 डेज के बाद, यानी कि सेकंड संडे को होगा ये, 11 AM पे होगा। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे 45 मिनट्स में, ठीक है। 6 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। और जिसमें फर्स्ट विनर को क्या मिलेगा? एप्पल का मैकबुक एयर मिलेगा, सेकंड को एप्पल का आईपैड मिनी, थर्ड्स को एप्पल एयरपॉड, और वहीं टॉप 100 को 1,000 रुपीज का अमेजन वाउचर मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में अभी, ठीक है, जून में 2021 में होने वाला है, अगले साल का। तो जो बच्चे अगले साल की ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हैं तो वह हमारे एक 6 मंथ का प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली शुरू किया गया है, कि जो कि 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जिसमें पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। पीडीएफ, ठीक है, मटेरियल भी देगा डेडिकेटेड, यहाँ पे आपकी फैकल्टीज भी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको स्टार्ट किया गया 6 मंथ का प्रीलिम्स का, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल तीनों फॉर्मेट में होगा। इसके साथ साथ 1 ईयर्स का 2022 को ध्यान में रख के बैच स्टार्ट किया गया, वहीं 3 ईयर्स का हमारे यहाँ, ठीक है, 2023 के हिसाब से बैच स्टार्ट किया। आप सभी लोग जुड़े हैं इसमें लेके, ठीक है। जैसा कि आपको बता रहा हूँ यहाँ के बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, ठीक है, सभी प्रकार की मीडियम में यहाँ पे शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे आइकॉनिक में अभी, ठीक है, तेजी से आप जब इसमें एडमिशन लें जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो बच्चे ले लेंगे अभी लेकर के, वो क्या हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगे। तो आप इसमें आइकॉनिक में, ठीक है, एडमिशन लें। अब देखो हमारा जो स्टार्ट होगा आज का क्लास से लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं मैंने डिस्कस किया था आपसे लेकर के बजट के बारे में, और उसी बजट का आगे का भाग है जिसमें आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे लेकर के, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है लेकर के,
ठीक है, आप मेरी पुरानी क्लासेस जरूर देखें, इसमें लेके आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जितना भी आपका बजट से रिलेटेड इश्यूज हैं लेकर के आपके यहाँ पे सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका कौन सा, ठीक है, बजट। और बजट में कौन सा, ठीक है, फिक्सल पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसी हम बता चुके हैं इसको। आज हम बताएंगे फिक्सल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा और अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव, ये आज का मेरा टॉपिक है, राजकोषीय घाटा और अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स माइनस कैपिटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, यानी कि हम कुल व्यय में से हम, ठीक है, अपनी राजस्व प्राप्तियां और, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों को घटा देते हैं। और एक्सक्लूडिंग किससे, ठीक है, बोरोविंग जिसमें शामिल नहीं होता उसे क्या कहेंगे हम, राजकोषीय घाटा। जैसे कि आप यहाँ देखो, मैंने बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या है। आप जानते हैं सरकार की कुल आय और उसके व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यानी कि आय कम है, सरकार का खर्चा ज्यादा है, तो क्या कहा जाएगा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि सरकार को अपने काम काज के लिए कितने उधार की जरूरत है। यानी गवर्नमेंट इस समय कितना उधार चाहिए अपने काम करने के लिए, वो किस प्रकार की चीजों में अंतर में चल रही है, ये हमें कहां से पता चलेगा, ठीक है, राजकोषीय घाटे से। यानी कि सरकार को अपने कामकाज को चलाने के लिए उधार की जरूरत। भाई देखो, आय कम है और व्यय ज्यादा है, आय में से माइनस क्या करेंगे, व्यय करेंगे। तो अब मान के चलो व्यय ज्यादा हो रहा है और आय एज कंपेयर टू कम हो रही है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो उधार की जरूरत पड़ेगी। तो कुल राजस्व की गणना करते समय ऋण को शामिल नहीं किया जाता, ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था कि राजकोष यानी कि सार्वजनिक आय में से सार्वजनिक व्यय को घटाया जाता है। तो उसमें से हम क्या नहीं शामिल करते हैं, ऋण को शामिल नहीं करते हैं। तो जो ऋण ले रहे हैं हम जितनी मात्रा में, ठीक है, वो क्या है कि कुल राजस्व की गणना करते समय ऋण को शामिल नहीं किया जाता। और राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। प्रश्न उठता है ये कैसे होता है, मैं सब चर्चा कर चुका हूं इसके बारे में पहले, मैं सब बता चुका हूँ, लेकिन मैं बैकग्राउंडिंग बनाते हुए आपको समझा रहा हूँ कि राजकोषीय घाटा क्या है। तो राजकोषीय घाटा आमतौर पे क्या, राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। ठीक है क्या हो रहा है, राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि, यानी या तो राजस्व में कमी हो गई, रेवेन्यू कम आ रहा है, या हमारा खर्च ज्यादा हो गया है। भाई रेवेन्यू कम आ रहा है तो हमारे खर्चे तो वहीं बनाए बने हुए, तो घाटा हो गया हमारा, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें उधार लेना पड़ेगा। और पूंजीगत व्यय ज्यादा हो गया, यानी आय कम है, ज्यादा आय उतनी ही थी लेकिन खर्चा हम ज्यादा कर दिए, तो क्या होगा, उसके कारण भी क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। तो पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं, ठीक है, राजस्व। देखो व्यय क्या है, राजस्व। राजस्व तो आप जानते हैं रेवेन्यू हमें किस किस से सरकार को होती है लेकर के, आप जानते होंगे रेवेन्यू की दो प्रकार के स्रोत हैं सरकार की। एक तो, ठीक है, जो रेवेन्यू की हम बात करें, ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आती है हमारे पास, जिसमें टैक्सेशन से, टैक्स प्लस नॉन टैक्स से आता है गवर्नमेंट के पास पैसा लेकर के। और दूसरा किससे आता है लेकर के, इसके अलावा कैपिटल रिसिप्ट भी सरकार के पास आती हैं। तो पूंजीगत व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय व्यय होते हैं जो उत्पादनशील होते हैं, अर्थात सरकार के द्वारा परिसंपत्तियों के निर्माण के ऊपर किया जाने वाला व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। परिसंपत्ति जैसे भवन निर्माण करना, सड़क बनाना, बिजली, ठीक है, बिजली घर स्थापित करना लेकर के, समझ रहे हो ना, रेलवे का लाइन बिछाना, ठीक है, ये सब क्या हो गया, पूंजीगत व्यय हो गया। तो राजकोषीय घाटे की भरपाई कैसे होती है, कैसे सरकार भरपाई करती है, कि या तो देश के केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक से उधार लेकर की जाती है, या फिर इसके लिए छोटी और लंबी अवधि के लिए बॉन्ड जारी की। क्लियर। और बॉन्ड के जरिए क्या जुटाया जाता है, फंड जुटाया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये बॉन्ड की हमें कहाँ से जरूरत है, बॉन्ड क्या होता है, आखिर इसको क्यों लाया जाता है। तो मैंने क्या कहा कि या तो आरबीआई से उधार लेगी सरकार, चूंकि सेंट्रल बैंक का, ये भारत सरकार का बैंकर कौन है लेकर के, आरबीआई, उससे उधार लेके पूर्ति करेगी। या इसके लिए छोटी और लंबी अवधि के लिए, छोटी मतलब 1 साल से कम और लंबी मतलब 1 साल से अधिक के लिए बॉन्ड जारी कर फंड जुटाती है। तो बॉन्ड क्या होता है, क्या है बॉन्ड, इसको हम परिभाषित करें तो बॉन्ड से मतलब क्या होता है
कि बॉन्ड को हम बोल रहे हैं बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या है कि बॉन्ड एक प्रकार से ऋण का प्रमाण पत्र होता है। क्या है ये? सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला ऋण प्रमाण पत्र है, ऋण पत्र है लेकर। क्या है ये? ऋण पत्र है। जिस ऋण पत्र में सरकार क्या होती है कि इसको जारी करता कौन है लेकर के? जारी करता सरकार है लेकर के। जारी करता सरकार है और सरकारी तरफ से कौन करता है लेकर के? आरबीआई, सरकार। उसकी तरफ से कौन करेगा? आरबीआई, चूंकि गवर्नमेंट का फंड मैनेजमेंट कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सरकार की इसमें प्रतिबद्धता होती है। प्रतिबद्धता का मतलब सरकार कमिटमेंट करती है। सरकार का क्या कमिटमेंट होता है कि इसमें सरकार का कमिटमेंट होता है कि भैया हम, ठीक है, जैसे कि समय अवधि के लिए होते हैं, मान के चलो 1 साल से कम के लिए, 1 साल तक का, 1 साल से लेके 5 साल तक का, 5 साल से लेके 10 साल तक का, जो भी डेट मेंशन होगा, तो उस पे क्या होगा? एक तो पीरियड मेंशन होगा और दूसरा उसमें क्या होगा? उस पे ब्याज दर भी मेंशन होगा। ब्याज दर, कि आप उसको खरीदोगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। भाई आप कोई भी बॉन्ड खरीद रहे हो, तो बॉन्ड खरीदने के दौरान आप क्या चाहते हो कि मुझे इसमें लाभ हो, पैसा कमाऊं मैं लेकर के। तो वो इसमें क्या होगा कि सरकार के द्वारा बताया जाता है कि उसकी ब्याज दर इसकी कितनी रहेगी। ठीक है, तो मैंने बताया आपको। अब देखो, मैंने फिक्स टाइप्स ऑफ डेफिसिट में आपको बताया है। ग्रॉस फिक्सल डेफिसिट यानी सकल राजकोषीय घाटा, और ये क्या होता है? ठीक है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। हम देख रहे हैं, देखो क्या है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ए प्लस बी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सी प्लस डी प्लस ई है। तो ए में क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देन अदर देन आरबीआई, यानी कि जो दीर्घकालीन क्या होता है, सरकार जो पैसा लेती है लेके फाइनेंसिंग के लिए उधार लेती है आरबीआई के अलावा, यानी अदर देन आरबीआई, आरबीआई से नहीं बल्कि दूसरों। लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस फ्रॉम आरबीआई। बी का क्या हो गया कि जब आरबीआई के माध्यम से सरकार क्या करेगी? ठीक है, आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण उधार ले। दूसरा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, ये क्या हो गया? आरबीआई से ले, जैसे मान के चलो 14 दिन के लिए, जैसे मान के चलो 3 मंथ के लिए, जैसे कि मान के चलो 6 मंथ के लिए। तो ये क्या हो गया? आरबीआई से उधार लेने करके। शॉर्ट टर्म फाइनेंस फ्रॉम अदर देन आरबीआई। अदर देन आरबीआई कौन होगा? अरे भाई बैंक्स होंगी, लेकिन इंडिया में बैंक्स होती हैं वो खरीदती हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो पैसा उनके पास पता है हमारे पास अभी 6 महीने तक पैसा कहीं यूज नहीं होना है, तो उन्होंने सरकार का बॉन्ड खरीद लिया, तो पैसा रखा, रखता कोई नहीं है व्यापारी। कोई भी कंपनी है, कोई भी व्यापारी ये पैसा नहीं रखेगा। वो क्या करेगा? उसको इन्वेस्ट कर। ड्रॉ, ठीक है, डाउन ऑफ कैश, और कौन सा है? ठीक है, ड्रॉ डाउन ऑफ कैश, यानी कैश को क्या करना? कैश ले लेना लेके। तो ये क्या होगा? ठीक है, जो ए और बी की हम बात करेंगे लेकर, ए और बी हो जाएगा ए प्लस बी, तो क्या होगा? मौद्रिक घाटा। सी प्लस डी प्लस ई क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल बजट घाटा, यानी कि इसे बजट, परंपरागत बजट घाटा। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या हो जाएगा? ठीक है, हमारा, ठीक है, राजकोषीय घाटा। ठीक है, इसकी मैं चर्चा करूंगा, पहले ये बता दें घाटा के कारण क्या है। भारत में देखो, राजकोषीय घाटा, हमारे यहाँ हमने बताया कि राजकोषीय घाटा फिक्सल डेफिसिट हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है। फिक्सल डेफिसिट, और मैंने कहा कि डेफिसिट क्यों है लेकर के, इसके कारण क्या क्या है डेफिसिट। मैंने बताया कि सरकार की कुल आय से अधिक व्यय होता है, तो उसके लिए जो सरकार उधार लेती है, तो उससे, ठीक है, जो घाटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं लेकर के? यहाँ पे राजकोषीय घाटा, जिसमें से हम क्या घटाते हैं? ठीक है, हम ऋण को घटा देते हैं। तो राजकोषीय घाटा बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, और बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा किसी भी देश के लिए वित्तीय समस्याओं की जड़ और सबसे बड़ी आर्थिक बुराई माना जाता है। इकोनॉमिक इविल्स है। क्या माना जाएगा? आर्थिक बुराई माना जाएगा। कौन माना जाता है? बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा। तो प्रश्न उठता है कि इसके प्रमुख कारण क्या हैं? क्या कारण राजकोषीय घाटा के? पहला, विविध प्रकार की सब्सिडी, यानी आप जानते हैं भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। जैसे सब्सिडी में देखते होंगे, एग्रीकल्चर में सरकार सब्सिडी देती है। एग्रीकल्चर में जैसे फर्टिलाइजर्स की, फर्टिलाइजर्स, आप जानते हैं, रासायनिक उर्वरकों के ऊपर। और सरकार किस में देती है? बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, आप देखते होंगे, लेकिन किसानों को कम देना पड़ता है लेकर के इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इसके लिए सरकार क्या करती है? ऋण में देती है। किस में देती है? ऋण, यानी ब्याज दर में छूट देती है, यानी किसानों को ऋण मिलता है अधिकांश राज्यों में। ठीक है,
जीरो से लेके 4% की ब्याज दर पे मिलता है। तो इसमें ऐसा थोड़ी ना है, सरकार को जब 4% पे ब्याज पे नहीं पैसा मिल रहा है तो सरकार कहाँ से दे देगी? तो क्या करती है कि इसके ब्याज तो एक्चुअल में 7 से 8% ही देना होता है लेकर के सरकार को, लेकिन जो किसान को देना है 4% या 2% या 0% लेकिन उसका जो पैसा कौन देती है? सरकार। इसी तरह से आपने कृषि में बताया, कृषि के अलावा फूड में आपके यहाँ सब्सिडी दी जाती है, खाद्यान्न में। आप जानते हो देश में पीडीएस सिस्टम चलाया जाता है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार को लगभग 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए का क्या आता है प्रत्येक वर्ष, यहाँ पे सरकार क्या करती है, ठीक है, सब्सिडी पे खर्च। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर की सब्सिडी भी गवर्नमेंट की, ठीक है, लगभग कितनी है? 1.5 लाख करोड़ रुपीस के आसपास, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से गवर्नमेंट किस पे देती है? पेट्रोलियम पे देती है, आप जानते हो पेट्रोलियम पर, ठीक है। पेट्रोलियम पे सब्सिडी कहाँ होती है? जैसे एलपीजी पर। अभी पेट्रोल पे सरकार नहीं दे रही है, ठीक है। डीजल और पेट्रोल का हमने क्या किया है, ठीक है, प्राइस को डिरेगुलेट कर दिया है, यानी कि अब डीजल और पेट्रोल पे आपको मार्केट दर पे खरीदना होता है। इसलिए देख रहे होंगे रोजाना पेट्रोल के दाम में, ठीक है, डीजल के दाम में, ठीक है, बढ़ोतरी और घटोतरी होती रहती है। कारण क्या है कि अब मार्केट से लिंक कर दिया है हमने। अब तेल कंपनियां खुद डिसाइड करती हैं कि उन्हें कितने रुपए में तेल बेचना है, और उनका ये मार्केट प्राइस होता है, वो उनका प्राइस किस पर डिपेंड होता है? डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई के रूप, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और आप जानते हैं तेल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि भारत अपनी आवश्यकताओं का 80% से ज्यादा क्या करता है? आयात करता है, ठीक है। मैंने यहाँ तक बताया, आपको पहला क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा, बढ़ते वेतन। आप जानते हैं भारत सरकार के वेतन में बहुत पैसा बांटना पड़ता है सरकार को, और केंद्र सरकार के पास 45 लाख से ज्यादा, ठीक है, आप जानेंगे लेकर के 45 लाख से ज्यादा क्या है? एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और प्लस इतने से ज्यादा यानी 60 लाख के आसपास गवर्नमेंट के पास पेंशनर, यानी पेंशन देनी पड़ती है जो रिटायर हो गए उनके लेकर के। तो लगभग 1 करोड़ के आसपास ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके ऊपर सरकार प्रति वर्ष क्या करती है? खर्च करती है। और इसमें भी देखते होंगे पे कमीशन आते हैं, पे कमीशन के बाद, ठीक है, इनका हर हर साल, हर 10 साल में क्या होता है? वेतन में बढ़ोतरी होती है, और साथ साथ में साल में 2 बार, यानी कि 1 ईयर में 2 टाइम इनका क्या बनता है? महंगाई भत्ता इनको मिलता है। क्या बोलते हैं? महंगाई, महंगाई, महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है। तो इनको क्या मिलता है? महंगाई भत्ता मिलता है चीजों के लिए। तो इस पे सरकार का क्या हो रहा है? प्रत्येक वर्ष इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो भी एक देखने वाली बात है। दूसरा, कर्ज माफी क्या है? अभी आपने देखा, लेकिन कई सारे राज्यों में अभी चुनाव भी हुए इससे पहले, और कई राज्यों में लेकर के, ठीक है, 10 से 12 राज्यों में किसानों की कर्ज माफी के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं की। और आपको बता दूं इसके ऊपर सभी राज्य सरकारों का मिला लिया जाए तो यह कर्ज माफी का बजट है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर चला जाए। तो ये पैसा क्या होगा? इससे खर्चा घाटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। वहीं प्रोत्साहन पैकेज, प्रोत्साहन पैकेज क्या है? आप देख रहे हो अभी कोविड 19 आया हुआ है। कोविड 19 में क्या किया गया? अर्थव्यवस्था कोविड 19 के दौरान पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन किया गया तो क्या किया गया? लॉकडाउन का मतलब सीधा सा आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से क्या हो गई? भाई आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद कर दी गई। आर्थिक गतिविधि क्या होगी? बंद कर दी गई लेकर के, ठीक है, गतिविधि बंद हो जाएंगी लेकर के। तो अब सोचो कहाँ से इकोनॉमी चलेगी? तो क्या हुआ कि अब इकोनॉमी धच्च से बैठ गई। तो इकोनॉमी अब जो बैठी है उसको दोबारा से पटरी पर लाने के लिए, क्या लाने के लिए? पटरी पर लाने के लिए हमारे यहाँ क्या की गई? व्यवस्था की। और क्या किए गए? इसके लिए प्रोत्साहन पैकेज जारी किए। इसके लिए सरकारी उपक्रमों का नेक्स्ट क्या है? अब आप जानते हो 20 लाख करोड़ रुपए का हमने क्या दिया है अभी? भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया, ठीक है, 20 लाख प्लस। ये कहाँ से पैसा है? जो प्रोत्साहन पैकेज है, जो आत्मनिर्भर भारत के रूप में उसे लागू करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया, तो अब पैसा तो है ना, ये कहाँ से आएगा? इसका मतलब है सरकार खर्च ज्यादा करेगी, जबकि आय नहीं हो रही है, आय और कम हो गई है। पिछले वित्तीय वर्ष के बराबर भी हम लोग इस वर्ष क्या नहीं कर पाएंगे? राजस्व की उगाही नहीं कर पाएंगे, संग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं? खर्च लगातार कर रहे हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सबसे बड़ी क्या है? समस्या है। दूसरा,
सरकारी उपक्रमों का घाटा, डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस। तो डेफिसिट किसका? सरकारी उपक्रमों का। ये सरकारी उपक्रमों का घाटा आप जान रहे हैं लेकर के कि हमारे भारत में जैसे भी एयर इंडिया, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस से आप जानते हो, एयर इंडिया लेकर के, तो एयर इंडिया का कितना है? 50 यानी 55,000 करोड़ रुपए का क्या है? उसका घाटा है। लेकिन आप सोच के देखो, पोस्टल डिपार्टमेंट भी क्या चल रहा है? घाटे में चल रहा है। इसके अलावा कई अन्य डिपार्टमेंट भी क्या है? अन्य प्रकार की जो सरकारी उपक्रम है वो घाटे में चलते हैं। जैसे रेलवे भी देखते होंगे अब घाटे में आ गई है। ठीक है। इसी प्रकार से देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनियां हैं लेकर के कई सारी वो घाटे में आ जाती हैं, एनर्जी कंपनी। तो इन सब का पैसा घाटा, या पेट्रोलियम कंपनी थी पहले घाटे में आती थी बहुत ज्यादा, तो उनका पैसा घाटा कहाँ से देती थी सरकार? कि उसका फाइनेंसिंग कौन करती है? उसका फाइनेंसिंग गवर्नमेंट करेगी। तो फाइनेंसिंग गवर्नमेंट करेगी तो कहाँ से करेगी? लोगों पे टैक्स से पैसा आ रहा है उससे करेगी। तो इसका मतलब सरकार की जो आय आ रही है, जो टैक्स से पैसा आ रहा है, वो किस पे खर्च कर रही है? घाटे पे खर्च कर रही है। तो सरकार के पास कहाँ बचेगा पैसा? तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे क्या नुकसान होगा? निश्चित रूप से इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आप जो आय आ रही है उसको घाटे में पूरा कर रहे हो। एक प्रकार से ये तो ऐसी स्थिति होगी कि हम कर्जा लेकर के अपने घाटे को पूरा कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आप और डूबो। जैसे देखो मैंने यहाँ बताया है कि रीजंस फॉर फिक्स्ड डेफिसिट क्या है? इंक्रीज इन सब्सिडीज, यानी कि आपकी सब्सिडी बढ़ रही है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, भारत सरकार अपने बजट का, आप ध्यान रखने कि मैं बोल रहा हूँ बजट, आप जानते हैं बजट प्रत्येक वर्ष ठीक है, बजट में जो हमारी कुल आय है, हमारी की जो प्राप्तियां हैं, बजट की प्राप्तियां हैं, बजट की प्राप्तियों का 20% का भाग प्रत्येक वर्ष किसमें जाता है? ब्याज भुगतान में जाता है। हम 20%, अब सोच के देखो लेकर के, आपकी जो आय हो और उसका 20% आपको ब्याज में देना पड़ जाए, जितनी आप आय कर रहे हैं, तो आप कितने बड़े कर्जे में हो। मूलधन तो छोड़ दीजिए आप। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? हम बड़े डेफिसिट में आ चुके हैं, एक बड़े ट्रैप में फंस गए हम लेकर के, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। क्लियर? आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यानी बजट, बजट में हमारे, मैंने कहा टोटल आय का, मैं ये आंकड़ा बता रहा हूँ आपको मैं, 2000, ठीक है, 20-21 के बजट की ये मैं आपको बता रहा हूँ, 20.1% हमें क्या देना पड़ रहा है? ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है। ठीक है। आगे, डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी प्रतिरक्षा, यानी डिफेंस मतलब प्रतिरक्षा व्यय। आप जानते हैं हमारे देश में डिफेंस का एक्सपेंडिचर लगातार हमारा बढ़ रहा है, और इसलिए डिफेंस का एक्सपेंडिचर हमें बढ़ाना पड़ रहा है। आप जानते हो कि हम बाहरी सीमा पे काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारा डिफेंस का, मैंने कहा, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है डिफेंस का? क्योंकि हमें आंतरिक रूप से नहीं बल्कि बाह्य रूप से हमें अभी ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। जिस प्रकार से गलवान घाटी में हुआ, आप जान रहे हैं, चाइना के साथ स्टैंड ऑफ था हमारा, उससे दिखाई देता है कि भारत की सीमाएं लेके काफी ज्यादा असुरक्षित है। क्लियर? तो डिफेंस का लगातार हम क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई एक दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा चाइना भी दुश्मन है, ठीक है, हमारा पाकिस्तान भी दुश्मन है। ये दोनों मिलकर के भारत को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, ताकि भारत को वह अपने, ठीक है, किसमें, भारत को बर्बाद कर सकें, निस्तनाबूद कर सकें। इसलिए भारत सरकार अपनी डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए प्रत्येक वर्ष, ठीक है, इसमें बजट को बढ़ाती जा रही है। और जो बजट हमारा 4 लाख करोड़ रुपए प्लस का हमारा बजट है आज की डेट में। क्लियर? नेक्स्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार की जो कंपनियां हैं, निगम है, उपक्रम है, उनका जो निष्पादन है, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस मतलब जो, ठीक है, वो घाटे में या फायदे में है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो क्या है? बहुत निम्न स्तर का, बहुत खराब खराब है। भारत सरकार की आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे भारत सरकार की इसमें 250, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें 250 प्लस, ठीक है, सेंट्रल पीएसई है, सेंट्रल पब्लिक, ठीक है, इंटरप्राइजेस, सीएसपीज है, जिसमें से लगभग 100 इस समय क्या चल रहे हैं? घाटे में चल रहे हैं। 100 कितने हैं? घाटे में। 150 भले ही लाभ में चल रहे हैं, लेकिन 150 क्या है? घाटे में। तो इससे क्या हो रहा है? घाटे की पूर्ति कहाँ से की जा रही है? बजट से की जा रही है।
कहाँ से की जा रही है? बजट से। तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आगे, कर चोरी, टैक्स इवेजन। ठीक है, आप जान रहे हैं आज की डेट में ये बड़ी समस्या है कि कर चोरी। कर चोरी का मतलब क्या है? कि देखो, इसी कर चोरी को रोकने के लिए हम अपने टैक्सेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमने अपने टैक्सेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया है। और कैसे किया है? कि हमने जैसे जीएसटी लेके आ गए, सबको हमने डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो जीएसटी लेके आए तो इंडिया में पूरा यूनिफॉर्म एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ताकि एक नेशनल कॉमन मार्केट का डेवलपमेंट किया जा सके। जीएसटी क्या करता है? कि जीएसटी का उद्देश्य क्या है लेकर के, भाई हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का उद्देश्य क्या है? कि जीएसटी का उद्देश्य है कि पूरे देश में क्या करना? एक कॉमन नेशनल मार्केट का विकास करना। कॉमन नेशनल मार्केट, ये कॉमन नेशनल मार्केट का विकास करना। ठीक है, ताकि, और ये जीएसटी किसके ऊपर लगाया, यानी एक ही भारत में अब इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अब कितना टैक्स होगा? सिंगल टैक्स होगा। अब भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉमन नेशनल मार्केट बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स हमने एकल कर दिया, और साथ में हमने क्या किया है? टैक्स चोरी में क्या लोग करते हैं? अभी आप देख रहे होंगे कई राज्यों में पता चल रहा है। ठीक है, अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास, कितना? 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स चोरी पकड़ी गई है। जीएसटी, जीएसटी में बोगस बिल्स पकड़े गए, टैक्स चोरी पकड़ी गई। ठीक है, तो टैक्स इवेजन कितना बड़ा यहाँ पे इश्यू है, आपको समझ में आ रहा होगा। वही हम डायरेक्ट टैक्स में बात करें, खास करके इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में तो आप जानते हो कितनी चोरी होती है। भारत की कुल कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का, आप जान के आश्चर्य होगा आपको कि भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 3% लोग क्या करते हैं? इनकम टैक्स पे करते हैं। 3%, कुल जनसंख्या के 3% लोग आयकर भरते हैं। कितने अपने आप में दयनीय स्थिति। और इसमें से भी आप देखें लेकर के दो, यानी कि टोटल 3% में देखें आप, तो इसमें भी 70% लोग क्या हैं? वो ऐसे हैं जो टैक्स भली भरते हैं, लेकिन वो टैक्स उनका रिफंड हो जाता है। केवल इसमें भी 30%, यानी 1% लोग के आसपास ही एक्चुअल में भारत में करदाता है। आप समझ के देखो भारत की कितनी दयनीय स्थिति है इस मामले। ठीक है, क्योंकि हम टैक्स देना समझते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो? ठीक है, हम सोचते हैं हमारी जेब से जा रहा है भैया, और इसमें जितना ज्यादा हम नहीं दें उतना ही हमारा अच्छा है, और बचाने का हम प्रयास करते हैं हर तरह। नेक्स्ट, वीक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। रेवेन्यू मतलब राजस्व, ठीक है, गति की। हमारे यहाँ जो रेवेन्यू है लेकर, उसका ठीक प्रकार से मोबिलाइजेशन नहीं होता, मामले सही प्रकार से उसका आवंटन नहीं किया जाता। कि राजस्व को किस चीज पे ज्यादा खर्च करना है, किस पे क्या करना है, ये हम ध्यान नहीं देते हैं। साथ में ह्यूज बोरोविंग्स, सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर सरकार क्या करती है? ठीक है, कर्ज लेती है, ऋण लेती है करके। और जब बड़े स्तर पे आप कर्ज लेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको उतना ही ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। इस सरकार के द्वारा गैर उत्पादनशील व्यय किया जाता है, यानी नॉन प्रोडक्टिव की बात कर रहा है। नॉन प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? कि ऐसा खर्च करना जिससे क्या हो? कि खर्च करने के बाद उस पैसे से भविष्य में किसी प्रकार की कोई परिसंपत्ति का निर्माण ना होता हो, या उससे कोई प्रत्यक्ष लाभ ना हो। जैसे आप पेंशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो सरकार को थोड़ी ना कुछ मिल रहा है पेंशन, वहीं सैलरी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, सरकार को थोड़ी ना मिल रहा है। ऋण बांट रहे हैं, सरकार को क्या मिल रहा है? उससे कौन सी परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? इसी प्रकार से डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, वहां से सरकार को क्या फायदा मिल रहा है लेकर? तो यानी कहने का मतलब है, उन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा खर्च करना चाहिए जिस चीजों से हमें क्या मिलता हो? खर्च करना चाहिए कि जिन चीजों से हमें, ठीक है, परिसंपत्तियों का निर्माण हो, परिसंपत्तियों का, परिसंपत्तियों का, जिससे भविष्य में, किसमें? भविष्य में जीडीपी ग्रोथ रेट हो सके, भविष्य में वृद्धि हो सके।
इस प्रकार की चीजों का यहाँ पे क्या किया जाए, ग्रोथ किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों की यहाँ चर्चा की गई, जिसमें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो उन चीजों को हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, कारण देखा। और इसी में मैं देखो, मैं अन्य कारण भी आपको बता रहा हूँ लेकर के। और प्रमुख कारण क्या है कि कर्जों पर ब्याज, यानी हम क्या कर रहे हैं, कर्ज पर ब्याज दे रहे हैं। कर्ज पर क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। तो कर्जों पर यहाँ पे ब्याज दी जा रही है, अर्थात जो पैसा लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, ऋण के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ब्याज का भुगतान कर, क्या कर रहे हैं, ब्याज का। ठीक है, और ये किस रूप में है, क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे प्रत्येक वर्ष बजट का लगभग 1/5 भाग हम लिए गए ऋणों के ब्याज के भुगतान में हमारा खर्च। इसके साथ साथ लोक लुभावन योजनाओं का वित्त पोषण। लोक लुभावन, हम जैसे चुनाव में जीतने के लिए क्या करती है राजनीति दल, ऐसे ऐसे वायदे कर देते हैं चुनाव में जीतने के लिए, तो उसके बाद क्या होता है, जिसे फ्रीबीज पॉलिसीज कहा जाता है। यानी कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके सारे किसानों के ऋण माफ कर देंगे। हम सत्ता में आएंगे तो सरकार का एमएसपी कितना है, लेकिन मान के चलो धान का 1800 रुपये प्रति क्विंटल है। ठीक है, हम आएंगे सत्ता में तो आपको 2500 रुपये प्रति क्विंटल देंगे, हमको चुनाव जिताओ। आप सोच के देखो, जो सरकार का एमएसपी 1800 है, वही चीज 2500 में खरीदोगे, कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम सत्ता में आए तो फलाने को ये योजना का लाभ देंगे, और महिलाओं को हम क्या करेंगे, सत्ता में जैसी आएंगे महिलाओं को हम यहाँ पे अलग रूप से क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे जिसमें महिलाओं को हम प्रत्येक माह 2000 रुपये का हम क्या करेंगे, ठीक है, 2000 रुपये से उनको वेतन दिया जाएगा। ये इस प्रकार की योजनाएं देखते हुए चुनाव के समय में बहुत लोक लुभावन योजनाओं का, ठीक है, जिक्र किया जाता है, घोषणा की जाती है, और बाद में क्या होता है, उनकी फाइनेंसिंग भी की जाती है। क्लियर, तो ये अपने आप में क्या है, बड़ी समस्या है। दूसरा, भ्रष्टाचार, करप्शन। आप जानते हो, भ्रष्टाचार में भारत की काफी अच्छी रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड। और भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, और इसको लेकर के कॉरपोरेट जगत के द्वारा भी, आम व्यक्ति ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट जगत, या आप कह सकते हो एक प्रकार से इन्वेस्टर्स होते हैं, इसको लेके काफी ज्यादा कंसर्न होते हैं और चिंता जाहिर करते हैं। ठीक है, कर चोरी मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट, अनुचित सार्वजनिक खर्च को राजनीतिक संरक्षण। अनुचित, यानी कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं, ऐसी परियोजनाएं होती हैं जिन पर पता है लेकर के कि सरकार का अनावश्यक रूप से पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो योजना जारी रखी जाती है। ठीक है, इसके बावजूद वो योजनाएं जारी रखी जाती हैं, और कारण क्या होता है, ठीक है, मैंने क्या बताया, अनुचित सार्वजनिक खर्च को राजनीतिक संरक्षण, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन होता है उनको, इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट इज सरकारी खर्च में अत्यधिक बढ़ोतरी। आप देख रहे होंगे सरकार के खर्च में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ा दिया। और इसका कारण क्या है लेकर के, ठीक है, क्योंकि सरकार आय को ध्यान में न देते हुए खर्च के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। और हमारे जानती हैं आप, सरकारें रहती हैं, सरकारें आती जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई कभी आ रही है, कभी कोई आ रही है। तो क्या होता है, उनको बस सत्ता में बने रहने के लिए वो केवल क्या करते हैं, ऐसी नीतियां बनाते हैं जो उनको ज्यादा से ज्यादा सत्ता में रख सके, या लोक लुभावन नीतियों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर, भले ही उसकी आर्थिक कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। यानी आर्थिक कीमत चाहे कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े, इसके बावजूद वो इसी प्रकार की योजनाओं को जारी रखे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया राजकोषीय घाटे के बारे में, प्रमुख कारण आपको समझ में आ गए होंगे, और मुझे आशा है इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे, ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा क्लास था लेकर के आज के बारे में। ठीक है, और बाकी हम जो क्लासेस का टॉपिक है, ठीक है, मैं आपको, ठीक है, आगे बता देता हूँ इसमें और क्या क्या चीजें, सारी चीजें। तो देखो, हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था पे क्या क्या पढ़ा पढ़ते हैं इसके लेकर के। ठीक है, किसके, अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय घाटे के प्रभाव। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन कि क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे राजकोषीय घाटे के, और इसको हम एक प्रकार से देखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, यानी कि ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है लेकर के, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा सभी विद्यार्थियों से आग्रह है
इसे अच्छी तरह समझें लेकर के ये क्या होता है। देखो, राजकोषीय घाटा क्या है? आप जानते हैं कि सरकार द्वारा लिए गए उधारों का परिणाम है। राजकोषीय घाटा क्यों है? कि सरकार के द्वारा आय से अधिक व्यय किया गया, उसके लिए उधार लिए गए, उसके कारण क्या पैदा हो गया? राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे का अधिक होना किस बात का प्रतीक है? कि सरकार को अधिक धन उधार लेना पड़ेगा। अधिक धन उधार लेना, मतलब सरकार को अपना खर्चा पूरा करना है, वित्तीय वर्ष में जो चीजें खर्चे चलाने हैं, तो क्या लेना पड़ेगा? कर्जा लेना। तो अब प्रश्न उठता है कि राजकोषीय घाटा होता है तो उसका कारण तो हमने आपको बता दिया। तो राजकोषीय घाटे में परिवर्तन किस कारण से होता है? कैसे? पहला, उत्पादन में होने वाले चक्रीय परिवर्तन, और दूसरा अर्थव्यवस्था में संरचना, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक कारण, यानी साइक्लिकल चेंज, और दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज या फैक्टर्स इन द इकोनॉमी। उत्पादन में, उत्पादन में यानी जब कोई, साइक्लिकल चेंज का मतलब क्या होता है? कि जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रही हो, जैसे कि मंदी की स्थिति, तो यह स्थिति अस्थायी प्रकृति की होती है, के कारण होने वाला राजकोषीय घाटा। मत माने चलो मंदी की स्थिति। अब देखो, जानते हो यही भारत में इस समय कोविड-19 के दौरान यह स्थिति उत्पन्न हुई। चक्रीय परिवर्तन हो गए। कैसे हो गया? लॉकडाउन, कोरोना की वजह से हमने इकोनॉमी को बंद कर दिया। तो यानी जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रही हो, जैसे कि मंदी के दौरान, और यह क्या होता है? अस्थायी है। जैसी कोविड खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? फिर से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि अप्रैल टू जून, ठीक है, अप्रैल टू जून 2020 में आप जान रहे हैं, इसके फर्स्ट क्वार्टर में हमारे अर्थव्यवस्था में कितनी, -23% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हुई। यानी एक क्वार्टर में हमारा -23% हमारा क्या, जीडीपी नीचे चला गया। ये अपने आप में बहुत चिंतनीय विषय है। ठीक है। तो उत्पादन में होने वाले चक्रीय परिवर्तन। दूसरा, अर्थव्यवस्था के संरचनागत कारक, स्ट्रक्चरल फैक्टर एंड चेंज इन इकोनॉमी, यानी कि जब आर्थिक सुधार मंद हो, राजकोषीय बोझ अधिक हो, की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला, ठीक है, घाटा। यानी आर्थिक सुधार चाहिए लेकिन आर्थिक सुधार नहीं कर पा रहे हैं लेकर के, और राजकोषीय बोझ क्या हो, अधिक हो, यानी कर्जा ज्यादा हो गया है लेकर के। इस कारण से क्या हो रहा है लेकर के, कि अर्थव्यवस्था में क्या हो जाए, ठीक है, संरचना परिवर्तन के कारण, ठीक है, राजकोषीय स्थिति उत्पन्न हो जाए। ठीक है। अब देखो इसके क्या कारण है, कैसे, किसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। डेब्ट ट्रैप, ऋण जाल। सबसे पहले क्या आएगा? ऋण जाल है, डेब्ट ट्रैप है। दूसरा क्या है? ठीक है, आप एक एक चल की चर्चा करूंगा मैं सबका डिटेल में। दूसरा है आपका कौन सा? इन्फ्लेशन, यानी कि आपकी मुद्रास्फीति। तीसरा क्या है? फॉरेन डिपेंडेंस, यानी विदेशी निर्भरता। विदेशी निर्भरता का मतलब क्या है? अरे आपकी निर्भरता बढ़ जाएगी, आप कर्जा लोगे, अपने देश में पैसा नहीं मिल रहा है तो विदेशों से कर्जा लोगे, तो विदेशों के ऊपर निर्भरता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ठीक है, जैसे कि आप पाकिस्तान की हालत देख लो आप। पाकिस्तान क्या है, ना चाहते हुए भी चाइना के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि वह अपने आर्थिक चीजों के लिए किस पर निर्भर है? चाइना, चाइना के ऊपर। और चाइना उसका क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। जानता नहीं कि पाकिस्तान का शोषण हो रहा है? बिल्कुल जानता है। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये क्या होगा? यानी कि ब्याज की दर बढ़ती जाएगी। अरे भाई, किसी से लगातार आप कर्जा ले रहे हो, ठीक है, लगातार माने चलो एक बार आपने कर्जा लिया, जो आपकी क्षमता थी आपने उतना कर्जा ले लिया, ठीक है, यानी जितनी आपकी संपत्ति थी, मान के कर्जा डूबता भी है तो चुका, उससे पैसा लेके चुकाया जा सकता है। लेकिन आप आपके पास ज्यादा कर्जा ले लिए, तो क्या होगा? जब सीमा से ज्यादा कर्जा ले लेते हैं तो मार्केट में जो पैसा मिलता है ना, आपको रिस्क बढ़ जाती है आपके पैसे की। कि आपको पैसा जो आगे वाला दे रहा है उसके ऊपर क्या है? रिस्क है। हो सकता है भैया आप समय से पैसा नहीं लौटा पाओ, या पैसा उसका डूब जाए, तो क्या करेगा आपसे? ज्यादा ब्याज की मांग करे। ज्यादा ब्याज करेगा, नहीं करेगा? ज्यादा ब्याज की मांग करेगा कि भैया इतना पैसा देगा मैं तभी तुमको दे पाऊंगा। तो आपको क्या होगा? कि सरकार जब ज्यादा कर्जा लेगी तो क्या होगा? ब्याज दर भी बढ़ती जाए, हार्डनिंग का मतलब, ठीक है, ब्याज दर बढ़ते जाना।
डिस्करेजिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब आप ही खुद कर्जे में हैं तो दूसरे देश से कहोगे आके भैया हमारे यहाँ निवेश करो, तो वो क्या होंगे, आपकी अर्थव्यवस्था पे उन्हें कम विश्वास हो, तो क्या करेंगे, विदेशी निवेश क्या होगा, हतोत्साहित होगा। और डिक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड, ठीक है, डिक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर। इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और मूलभूत सुविधाओं के ऊपर जो खर्चा था वो सरकार का क्या होगा, घटाना पड़ेगा। पैसा ही नहीं, खर्च कहां से करेंगे। कई राज्यों की ऐसी स्थिति अभी लेकर कि अपने कर्मचारियों के वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। तो प्रश्न उठता है राजकोषीय घाटा की अर्थव्यवस्था पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। उन प्रभावों को एक एक करके मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। पहला है स्फीतिकारी प्रभाव, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स या, ठीक है, इफेक्ट्स। अब देखो कैसे, राजकोषीय घाटे के कारण सरकार द्वारा लिए गए उधार से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। अब देखो, राजकोषीय घाटा है तो घाटा हो सरकार क्या लेगी, उधार लेगी। उधार लेगी तो क्या होगा, भाई सरकार ने पैसा उधार लिया तो उधार लेके क्या करेगी सरकार, खर्च कर रही है, खर्च ज्यादा हो रहा है, आय कम हो रही है। तो जब आपका खर्च सरकार करेगी तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में, ठीक है, मनी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी यानी तरलता बढ़ जाएगी, लेकर के लिक्विडिटी बढ़ जाएगी यानी तरलता बढ़ जाएगी। और जब अर्थव्यवस्था में मांग की अपेक्षा ज्यादा मुद्रा की आपूर्ति हो जाती है तो उसकी कीमत गिर जाती है, अर्थात उसे क्या बोलते हैं लेकर के, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है जिससे सामान्य कीमत से स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे आप समझो, मैं आपको समझा, ठीक है, जैसे आप समझो कि सरकार की गवर्नमेंट में, जब जैसे मान के चलो मार्केट में लिक्विडिटी, गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्जा लिया, कर्जा लिया सरकार ने, और सरकार का कुल स्पेंडिंग कितना होना था, 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने टारगेट किया था। अब सरकार ने लिया, यानी 20 लाख करोड़ रुपए खर्च कर लिए, प्लस इसमें 5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने और क्या ले लिया, पैसा ले लिया। तो अब ये क्या हो गया, तो जो 20 लाख करोड़ रुपए पहले मार्केट में जाना था अब कितना जाएगा, 25 लाख करोड़ रुपए। तो कितना अतिरिक्त चला गया, +5 चला गया। तो यानी कि मार्केट में जो मनी सर्कुलेशन होता है, तरलता होती है मुद्रा की, तरलता मतलब जो कैश फ्लो में होता है, अब वो कैश फ्लो बढ़ जाएगा। तो जब किसी चीज की एक सीमा, एक किसी चीज की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो उसकी क्या हो जाती है, जैसे मान के चलो आलू है, आलू में अभी रेट ज्यादा है, लेकिन एकदम से आलू की भरसार आ जाए, एकदम आलू आ जाए तो क्या होगा, आलू का रेट नीचे। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से सब चीजें जुड़ी होती है। तो इसी प्रकार से क्या होगा, मुद्रा की कीमत क्या होगी, यहाँ पे मुद्रा की कीमत घट जाएगी। कीमत क्या होगी, मुद्रा की कीमत घटेगी। और किसकी कीमत बढ़ेगी, मुद्रा की कीमत घटेगी और वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। भाई जो पहले ये कोई चीज आती थी, मुद्रा की कीमत गिर रही है, तो जो चीज पहले से इस तरह, तो उसका मूल्य तो बढ़ेगा ना। जैसे माने चलो आलू था, अब मान के चलो आलू है, आपने आलू मार्केट में लिया, आलू लेने गए, आपको 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए किलोग्राम है आपको। अब 10 दिन बाद आप जाते हैं फिर से आलू लेने, तो बोलता है भैया 10 नहीं, 12 रुपए किलो हो गया। अब किसकी कीमत बढ़ी, आलू की बढ़ी कि रुपए की बढ़ी, भाई आलू की बढ़ी ना, क्योंकि आलू पहले 10 का मिल रहा था, 12 का हो गया है। यानी कि उसमें ज्यादा मुद्राएं चुकानी पड़ रही हैं आपको। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मुद्रास्फीति। कि जब वस्तुओं की अपेक्षा, जब मुद्रा की अपेक्षा वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब हम क्या होगा, स्फीतिकारी प्रभाव बढ़ेगा। दूसरा, उच्च राजकोषीय घाटा तथा निम्न जीडीपी वृद्धि दर का दुष्चक्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दुष्चक्र। उच्च राजकोषीय घाटा का मतलब क्या है, कि निरंतर यानी कि कंटिन्यू हमारा हाई फिक्सल डेफिसिट बना हुआ है। तो इसके कारण क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट आती है। जिसका प्रमुख कारण क्या है, कि उत्पादनशील गतिविधियों में सार्वजनिक निवेश में कमी आ जाती है तथा उच्च राजकोषीय घाटे के कारण उच्च कर की दर पाया जाता है। ठीक है, दो कारण इन्होंने बताए। अब देखो क्या है, कि हाई फिक्सल डेफिसिट है, तो क्या होगा, भाई जब उच्च राजकोषीय घाटा है तो सरकार उधार ज्यादा लेगी,
कर्जा लेगी नहीं लेगी? अब सरकार कर्जा ले रही है, कर्जा को किस में खर्च कर रही है लेकर के? मैंने कहा आपको कर्जा को ज्यादा ले रही है और खर्च करेगी लेकिन सरकार, तो उस खर्च किस में करेगी? भाई सरकार रेवेन्यू में ज्यादा खर्च कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, राजस्व व्यय ज्यादा कर रही है, जैसे लोक लुभावन नीति हो गई, या आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज हो गया, या मान के चलो कर्ज माफी हो गई, या सब्सिडी होगी, इनके ऊपर खर्चा कर रही है। तो इससे क्या होगा, किसी प्रकार का प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो जब प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर खर्च नहीं होगा तो सोच के देखो, उत्पादनशील चीजों पे खर्च ही नहीं हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन रूप से जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे हासिल किया जाता है, किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यही मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है? जिससे क्या होगा, उच्च दर मिलेगी। नेक्स्ट, बढ़ते सार्वजनिक ऋण, इंक्रीजिंग पब्लिक डेब्ट। कि उच्च राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को व्यापक स्तर पर ऋण लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप न केवल ब्याज देयताओं में वृद्धि होती है, बल्कि इससे विकास कार्यक्रम भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। देखो, सार्वजनिक ऋण बढ़ रहे हैं, आप ले रहे हो, कर्जा ले रहे हो, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, ब्याज दर में वृद्धि होगी नहीं होगी? मैंने बताया आपको, कुल बजट का हमारा आय प्राप्त होती है बजट में हमें, तो उसका कितना, हमें 20% सरकार क्या कर देती है, ब्याज भुगतान भी चुका देती है। इससे किस पे खर्च पड़ रहा है, विकास कार्यक्रमों के ऊपर आपके पास पैसा कम होता जा रहा है। ठीक है, आगे। क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि जब बाजार में तो देखो एक लिमिट में पैसा है, अब सरकार ने खर्चा ज्यादा कर दिया, सरकार खर्च ज्यादा कर रही है, खर्च कर रही है ना, तो सरकार खर्च कर रही है, तो सरकार खर्च करेगी तो क्या करेगी, कर्जा लेगी। कर्जा कहाँ से लेगी, बाजार से लेगी। कहाँ से लेगी, बाजार से लेगी। और बाजार क्या है, दोनों को ऋण देता है। ठीक है, सरकार को भी देता है और वो निजी क्षेत्र को भी देता है, बैंक तो दोनों को देती है ना। बैंक तो, ठीक है, निजी क्षेत्र बैंकों के ऊपर ज्यादा निर्भर होता है। ठीक है, तो दोनों को दे रही है। अब मान चलो दोनों के लिए बैलेंस था पहले, अब सरकार ने ज्यादा कर्जा ले लिया, क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया, तो निजी क्षेत्र के लिए क्या होगा, कम बचेगा। कम बचेगा ना लेकर के, तो कम बचेगा तो निजी क्षेत्र को करना है एक्सपेंशन, उत्पादनशील गतिविधियों में पैसा लगाना है, तो उसके पास पैसा नहीं बचेगा बैंकों के पास। बैंक क्या कहेंगे, भैया हम क्या करें, आपको देना तो चाह रहे हैं लेकिन सरकार ने एक पैसा ले लिया है, और सरकार का बैंकों के ऊपर ज्यादा अधिकार होता है, इसलिए क्या होगा, ठीक है, कि उच्च राजकोषीय घाटे के कारण कुल निवेश स्तर में कमी आती है, जिसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। कैसे, कि राजकोषीय घाटे के कारण सरकार द्वारा घाटे की पूर्ति के लिए अधिक उधार लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप बाजार में निजी क्षेत्र के लिए कोष यानी फंड की उपलब्धता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी कि जो एक्चुअल में क्या था, जो दोनों के लिए बैंक ने बना के रखा था, एक सीमा बना के रखी थी, उस सीमा को सरकार ने लांघ दिया, और जो निजी क्षेत्र के लिए पैसा देना था, उस पैसे ने भी से भी सरकार ने भी पैसा नहीं। इसके कारण क्या हो गया, वहां पे घाटे की स्थिति आ गई, और वहां पे पैसा नहीं बचा निजी क्षेत्र के लिए, तो इससे क्या हुआ, क्राउडिंग आउट की स्थिति। नेक्स्ट, सरकार की विश्वसनीयता में कमी आना, यानी उच्च राजकोषीय घाटा होगा तो उसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक ऋणों और देयताओं में क्या होगी, वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में क्रेडिट रेटिंग में कमी आ जाती है। क्या हो जाती है, क्रेडिट रेटिंग में कमी आ जाती है। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, मैंने कहा उच्च राजकोषीय घाटा और उसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक ऋणों तथा देयताओं में वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में सरकार की क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट मतलब जैसे आपकी क्रेडिट को बोलते हैं ना, भाई तेरे ये क्या क्रेडिट है, तू पैसा मांग। क्लियर? तो क्रेडिट का यहाँ क्या तात्पर्य है, कि क्रेडिट सा सीधा सा तात्पर्य यहाँ पे है कि आप मान के चलो, पैसा आपको बाजार में किसी के पास मांगने गए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलो, गांव में एक ठाकुर साहब है, कौन है लेकर के, ठाकुर है, और ठाकुर को पैसे की जरूरत पड़ती है, और कहाँ जाता है वो, एक सेठ है गांव में, उसके पास जाता है। ठाकुर गया सेठ के यहाँ, अरे अरे ठाकुर साहब कैसे आना होगा, आप मेरे को बुला लिए। अरे नहीं भाई सेठ, मेरे को काम है, जरूरत है तुमसे। अरे ठाकुर साहब बताओ ना, कि अरे यार मेरे को अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है, और अभी मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे को भाई 5 लाख की जरूरत है, मुझे 5 लाख की जरूरत है, और जो तेरा ब्याज होगा वो देने को तैयार हूं मैं, और तू जो भी कागज रखवाना चाहता है, ठीक है, मैं कागज भी तेरे को देने को तैयार। क्लियर? किससे कहा, ठाकुर ने कहा सेठ से। सेठ करे गजब कर दिए ठाकुर साहब,
आपकी जवान पे मेरे को भरोसा है। 5 लाख की बात है, मैं आपके यहाँ, ठीक है, आपको कब चाहिए, मैंने कि मेरे को कल चाहिए, कि मैं आज शाम को ही आपके यहाँ क्या कर दूंगा, शाम को ही आपको पैसा मिल जाएगा, ठाकुर साहब टेंशन नहीं लें, आपके घर पहुंचा। ठाकुर साहब बोल के चले गए और शाम को पैसा दे, निश्चित। वहीं दूसरे दिन क्या होता है कि एक गांव का और व्यक्ति है, मान के चलो ठाकुर साहब तो मैं पैसा मिल गया, वहीं मान के चलो राकेश नाम का एक व्यक्ति है, उसको पैसे की तत्काल आवश्यकता पड़ती है, उसकी बीवी एकदम से बीमार है, या उसकी मान के चलो बेबी प्रेग्नेंट है लेकर के, और उसको पैसे की जरूरत है, उसे अस्पताल लेके जाना है, वो जाता है सेठ जी, सेठ जी मेरे को पैसा चाहिए और मेरे को आप पैसा दे, माने कि कितना पैसा चाहिए, कि सेठ जी मेरे को 30,000 रुपये चाहिए कम से कम, मेरी बीवी का, नहीं तो बीवी मर जाएगी। सेठ बोलते हैं क्या लेके आया भाई तू, क्या लेके आया, तेरे पास क्या लेके आया है, ठीक है, कोई लेके आया है, ठीक है, सोना वोना लेके आया, ज्वेलरी वगैरह लेके आया है, क्या लेके आया। वो कहता है सेठ जी मेरे पास तो बस यही एक दो अंगूठियां, अरे ये तो भाई 10,000 की भी नहीं बिकेगी, इसके ज्यादा रुपए तो 30,000 कैसे दे दूं, ठीक है, खेत के कागज लिया कि सेठ जी मेरे पास तो खेत है ही नहीं, लेकर के मैं जवान देता हूँ सेठ जी, आपका पैसा नहीं रखूंगा, मैं एक एक पाई करके लौटाऊंगा, भले ही आप मुझे ज्यादा ब्याज ले लो, लेकिन मुझे पैसा। सेठ उसकी बात से नहीं पिघलता और क्या करता है कि उसे केवल 10,000 रुपये देता है, कि 10,000 ले जाना ले जा भाई, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसको किसकी क्रेडिट पर विश्वास नहीं है, कि क्रेडिट नहीं है किसकी, राकेश की क्रेडिट नहीं, ठाकुर की क्या है, क्रेडिट है, न कि वो ठाकुर से डरता डरता नहीं है, वो व्यापारी है, उसको तो व्यापार करना है, या तो वैसे पैसा बांटना शुरू कर देगा तो उसका व्यापार ठप हो जाएगा। तो क्या है, उसने ठाकुर पे इसलिए दिया कि उसकी क्रेडिट अच्छी है, उसको पता है कि ठाकुर उसका पैसा नहीं मारेगा, और ठाकुर खुद ही अपने आप में 50 लाख का आदमी है लेकर के, जो एक जवान पे अपने को पैसा मिल जाएगा, और इस व्यक्ति के पास 1 लाख की भी संपत्ति नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पैसा उसका संदिग्ध है। तो ये क्या हो गया कि अब ये तो चलो आप गांव में सेठ ने पता कर लिया कि वो जानता है, अब यही स्थिति मान के चलो हमारी कोई कंपनी है, और हमारी कंपनी जाती है अमेरिका में कर्जा लेने के लिए, अमेरिकन किसी बैंक में कांटेक्ट करती है, वहां पे एक ब्रांच खोलने के बाद कि भैया मेरे को पैसा चाहिए, तो अमेरिकी कंपनी कैसे पता चलेगा कि ये फ्रॉड है कि नहीं है, कि यहाँ पे मेरा पैसा सुरक्षित है कि नहीं है। तो इस चीज के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक फैसिलिटी डेवलप की गई, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल, और जिसे कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट की रेटिंग करती हैं कौन, एजेंसीज हैं लेकर के, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो क्या करती हैं, प्रत्येक देश और प्रत्येक कंपनी जो रजिस्टर्ड है लेकर के, उनके बारे में क्रेडिट रेटिंग बताती है, इनकी रेटिंग क्या है, कितना पैसा जोखिम भरा यहाँ पे देना है, और कितना जोखिम भरा नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, और कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में, तो उसका पैसा कितना सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ये कौन है, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P, जैसे फिच, आप जानते हैं लेकर के, ये कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, देशों के बारे में और कंपनियों के बारे में ये क्या करती हैं, रेटिंग देती हैं। तो ये यही चीज मैं आपको यहाँ बताया कि यदि उच्च राजकोषीय घाटा होगा और सरकार की देयताओं में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इसके कारण देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर दोनों पर सरकार की क्रेडिट रेटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप न केवल अर्थव्यवस्था के निवेश में कमी आती है, बल्कि विनिमय दर भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाएगी, एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगी। एक्सचेंज रेट क्या होता है कि डॉलर और रुपए में जो परिवर्तन होता है, उस रेट में भी क्या करेगा, प्रभाव पड़ेगा। और ध्यान रखना, विनिमय दर भी किसी देश की निर्धारित होती है, वो किसके आधार पे होती है, वो देश की अर्थव्यवस्था, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर, क्लियर। और क्या है, मौद्रिक घाटा होगा, कैसे होगा, राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छापकर पूरा करती है, उसे क्या कहते हैं, मौद्रिक घाटा कहते हैं, इससे मौद्रिक घाटा भी आ सकता है। नोट छापकर पूरा करने के कारण क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अरे भाई मार्केट में माने के चलो जरूरत है लेकर के 20 लाख करोड़ रुपए की, मार्केट में, मार्केट की बात कर रहा हूँ, माने चलो वहां पे 30 लाख करोड़ रुपए की क्या है, जरूरत है मार्केट में कैश की, और आपने कैश एक सीमा से ज्यादा चले क्या कर दिया, सरकार ने उसमें 5 लाख करोड़ रुपए और जोड़ दिए, तो सोचो कितना हो गया, 35, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा कैश है, तो क्या होगा, मुद्रा की कीमत गिरेगी, क्या होगा, तो और जब मुद्रा की कीमत गिरेगी तो मतलब क्या होगा, महंगाई बढ़ गई अपने आप, कि मुद्रा की कीमत घट गई और वस्तुओं की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। तो महंगाई से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जिसका प्रभाव देश के अधिकांश लोगों पर होता है, जो आजीविका के लिए असंगठित क्षेत्र के में काम करते हैं, यानी गरीब लोग, क्लियर। नेक्स्ट इज सार्वजनिक ऋण का जनता पर भार, इस सार्वजनिक ऋण पर जनता पर भी भार पड़ेगा,
कैसे पड़ेगा? कि राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज सरकार देश में कहां से लेती है? जनता से, बैंकों से और वित्तीय संस्थानों। और कहां से लेती है? विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी एजेंसियों से लेती है। तो राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा लिया गया ऋण का भार आम जनता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? आम जनता पर, क्योंकि ऋण के ब्याज सहित भुगतान के लिए उन्हें अधिक टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा उनको? ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या थी? ये मैंने आपको बताया। ये स्थिति थी लेकर के। तो राजकोषीय घाटा और उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव की हमने चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। फिर हम लोग कल फिर आगे, ठीक है, इसमें कंटिन्यू करेंगे इसको लेकर के, ठीक है? सभी का मेरी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू एवरीवन।